वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज हम आपके लिए पुनः लेकर के आ गए हैं। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने मित्रों तक इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे क्लासेस में कंटिन्यू रहिए। आईएएस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, जहां पर सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ आपको क्लासेस भी प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iastutorial.in पर भी जा सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? हम सबको पता है, हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रिंटर के दो प्रकार पढ़े हैं, है ना। प्रिंटर का दो प्रकार पढ़ा है। इसका कंप्लीट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा आईएएस ट्यूटोरियल का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, डाउनलोड करके आप कनेक्ट जरूर हो जाइए। प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, शोरगुल ज़्यादा करता है, यानी कि जो प्रिंट होता है वो पेपर के साथ जो है टच करता है, और टच करने के कारण जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, आवाज़ करता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में जनरली हम देखें तो सीपीएस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड पर आधारित प्रिंटर। इसके अलावा लाइन पर मिनट पर आधारित प्रिंटर भी जनरली इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जनरली हम लोग देखते हैं पीपीएम के तहत प्रिंटर आते हैं, पेज पर मिनट स्पीड पर आधारित प्रिंटरों को इसमें शामिल किया गया है। लाइन प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, एलपीएम पर आधारित प्रिंटर है। इस नाम से ये तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सीपीएस पर आधारित है, इस नाम से ये भी नहीं होगा। थर्मल प्रिंटर जो है पीपीएम पर आधारित है, इस नाम से थर्मल प्रिंटर सही उत्तर है। डेजीविल प्रिंटर भी सीपीएस पर आधारित है, इस नाम से ये प्रिंटर भी नहीं होगा। क्लियर। पेरीफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि पेरीफेरल डिवाइसेस आखिर है क्या। इनको हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कह देते हैं, ऑक्सिलरी डिवाइसेस कह देते हैं, है ना, या सहायक युक्तियां कह देते हैं। ऑक्सिलरी डिवाइसेस क्या होती हैं वास्तव में? ऑक्सिलरी डिवाइसेस जो हैं मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, मदर बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। कोई भी सीपीयू है तो कोई भी सीपीयू में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। पोर्ट किस में होता है? पोर्ट मदरबोर्ड में होता है। तो इन मदरबोर्ड के साथ ही ये ऑक्सिलरी डिवाइसेस, बहुत सारे ऑक्सिलरी डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट होते हैं, है ना। इन्हीं नाम से इनको हम, कंप्यूटर का ये अभिन्न अंग नहीं होता, इसको हम बाहर से कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो पोर्ट लगे होते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट हो सकता है, टाइप सी, वीजीए, है ना, PS1, 2, इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड से बहुत सारे जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। इसी नाम से जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं ना, उनको हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस या सहायक युक्तियों के नाम से भी जानते हैं। तो पेरीफेरल डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं क्या? निश्चित रूप से ये जो हैं आउटपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी हो सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, एसएसडी और आपका एचडीडी। इसके अलावा अन्य जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव वगैरह, वो सभी स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल हो सकते हैं, जो कि यूएसबी सी या फिर यूएसबी बी के माध्यम से, टाइप बी और सी के माध्यम से कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। एक वीडियो का क्रम होता है, एक वीडियो का क्रम किस प्रकार से होता है, इसको आपसे पूछा गया है। वीडियो जो है स्लॉट के रूप में होता है, वीडियो पैकेट के रूप में होता है, वीडियो सिग्नल के रूप में होता है, या फ्रेम्स के रूप में होता है।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो का तारतम्य कैसे होता है, फ्रेम्स के रूप में होता है। अब ध्यान में दीजिएगा, कभी भी कोई वीडियो नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। देयर आर नो वीडियोज, देयर आर नो वीडियोज। पिक्चर्स होते हैं जनरली, पिक्चर्स। पिक्चर्स पिक्चर्स कैसे बनते हैं? पिक्चर्स जो है ना पिक्सल से बनते हैं। पिक्चर कैसे बनते हैं? पिक्सल से बनते हैं। पिक्सल्स को डिफाइन क्या करता है? उसका DPI, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच डिफाइन करता है। अब देखिए पिक्चर्स कैसे बन रहे हैं। पिक्चर्स क्या है वास्तव में? पिक्चर्स जो है लेयर ऑफ फ्रेम्स हैं एक प्रकार से, या फिर बहुत सारे पिक्सल्स से बहुत सारे पिक्सल्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। सपोज यहां पर ये बहुत सारे पिक्सल्स हैं, बहुत सारे पिक्सल्स हैं, तो इसको आपस में जब इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं हम, है ना, तो ये क्या बन गया? 3 बन गया। तो बहुत सारे पिक्सल्स को आपस में जब कनेक्ट किया जाता है तो एक आकृति उसका बन करके तैयार होता है। उसको हम बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखें, बहुत डीप सूक्ष्मदर्शी से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमको इस तरह से डॉट डॉट की तरह नजर आता है। इसी नाम से हम देखते हैं कि आपका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, हम लोग पूछते हैं, है ना, यानी वो कितने डॉट्स को कैप्चर करने की उसकी में क्षमता है, तो उसकी क्लैरिटी अधिक होगी। जिसका पिक्सल अधिक होगा, जिसका DPI अधिक होगा, उसमें पिक्चर क्लैरिटी अधिक होगी। तो अब पिक्चर बन गया। अब एक पिक्चर ये हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक पिक्चर ये हो गया, और एक पिक्चर ये हो गया, बहुत सारे पिक्चर्स हो गए। तो ये सारे पिक्चर्स को आपस में हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सभी क्या हैं? फ्रेम्स हैं। ये सभी क्या हैं? फ्रेम्स हैं। अब देखिए जब इन्हीं फ्रेम्स में टाइम और स्पीड दिया जाता है, टाइम और स्पीड दिया जाता है, इसमें मोशन दिया जाता है। टाइम और स्पीड मतलब मोशन, यानी कि बहुत सारे पिक्चर्स को हमने क्या किया है? क्लिक किया है फ्रेम्स के रूप में। फ्रेम्स के रूप में मतलब इस तरह से मैं हाथ को ऐसे करके इस तरह से मूव कर रहा हूं, मूव ऑन कर रहा हूं, तो मेरे हर एक मूव को क्या करेगा? पिक्चर की तरह हम फ्रेम्स में क्या करेंगे? उसको क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखो, ये देखो मेरा हाथ अलग से इस तरह धीरे धीरे स्लो मोशन में ले जा रहा हूं, तो इसको हर एक मोशन को कैमरा क्या करेगा? क्लिक कर लेगा। हर एक मोमेंट को बहुत बारीकी से क्लिक कर लेगा। तो जितने बारीकी से वो क्लिक करेगा, उसी को पिक्चर्स को, फ्रेम्स को हम क्या कर देंगे? उसमें टाइम और स्पीड जब ऐड कर देते हैं और उसको रन कराते हैं, तो फिर वही क्या कैसे लगने लग जाता है? फिर हमको मूवी की तरह, वीडियो की तरह लगने लग जाता है। कहने का मतलब क्या है? वीडियो नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब क्या है? फ्रेम्स हैं। और फ्रेम्स में ही आप लोग क्या करते हैं? फ्रेम्स के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं? उसमें टाइम और स्पीड दे देते हैं, मोशन दे देते हैं, तो वो हमारा एक प्रकार का वीडियो बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो इसी नाम से वीडियो के तारतम्य को हम फ्रेम्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापी जाती है, हमने बहुत बार पढ़ा है। डॉट्स पर सेंटीमीटर नहीं, डॉट पर पेजेस पर मिनट ये भी नहीं है, डॉट पर इंच, DPI, डॉट पर इंच के माध्यम से ही हम पिक्चर की गुणवत्ता को मेजर करते हैं। इसको हम पिक्सल्स कहते हैं, और यही पिक्सल्स किसी भी पिक्चर की रिजोल्यूशन को निर्धारित करता है, रिजोल्यूशंस को निर्धारित करता है, और यही रिजोल्यूशंस पिक्चर की क्लैरिटी को दर्शाता है, पिक्चर की क्लैरिटी को दर्शाता है। बात समझ में आया? चलिए इसका सही उत्तर क्या है? डॉट्स पर इंच। वायरस का क्या अर्थ है? आप सबको बात पता है भाई, वायरस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का ये नुकसान करने वाला, कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नुकसान करने वाला एक घटक है, प्रोग्राम है ना, प्रोग्रामों का समूह है, जिसे हम मालवेयर भी कह देते हैं। मालवेयर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन पढ़ेंगे तो कंप्यूटर मालवेयर पढ़ेंगे। मिसलेनियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं जनरली मालवेयर को। तो मालवेयर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक मालवेयर को हम वायरसेस कह देते हैं, एक मालवेयर को हम वॉर्म्स कहते हैं, और एक मालवेयर होता है जिसको हम ट्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, ट्रोजन्स। तो इसके अलावा इसी में वॉर्म्स में और मालवेयर में फ्रीवेयर आता है, एडवेयर होता है, ये सभी भी
एक प्रकार के मालवेयर के प्रकार होते हैं, मिसलिनियस सॉफ्टवेयर, जो कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर घटक के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस भी एक प्रकार का विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है। ये भी कंप्यूटर के मालवेयर प्रोग्राम से संबंधित है, जो कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, उसके प्रोग्रामों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ये सिक्योरिटी संबंधित टर्म है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग बोलते हैं सर पीडीएफ चाहिए, तो भाई पीडीएफ का फुल फॉर्म भी तो आपको पता होना चाहिए। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट। ब्लैंक का उपयोग सेक्टर को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप ये कुल मिला क्या बोल रहा है? सेक्टर से मतलब ये कट पेस्ट की बात कर रहा है, कट पेस्ट की बात कर रहा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर लिखा हुआ है, कोई मतलब हमारा डॉक्यूमेंट में कुछ हमने स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ है, तो उसके आपको सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको हटाना है, कहीं अन्य स्थापित करना है। तो आप क्या करेंगे? या तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा, लेकिन वहां से हटेगा नहीं। लेकिन प्रतिस्थापित करना है और वहां से हटा भी देना है, तो या तो आप उसको सिलेक्ट करके कट में मेन्यू बार में जाकर के कट प्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? सीधा कंट्रोल एक्स प्रेस करिए, तो वहां से वो कट हो जाएगा। अन्य जगह ले जाकर के आप उसको कंट्रोल भी के थ्रू पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंट्रोल एक्स होगा। वीडियो और मूवी जैसी बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी या उपरोक्त सभी? अब यहां पर एक बड़ी शब्द अगर नहीं लिखा होता तो सभी उत्तर को ले सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग बात जानते हैं कि सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। DISK रहेगा तो वो गलत है, DISC रहेगा तो ये सही होगा, ठीक है। तो इसको ये ऑप्टिकल डिवाइसेस कहे जाते हैं जनरली। देयर इज नॉट मैग्नेट डिवाइसेस, ठीक है। मैग्नेट डिवाइसेस नहीं है ये सभी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं है, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसमें हमेशा सी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। DISK नहीं होगा, DISC होगा। तो बहुत ध्यान से इस बात को आप लोग गौर किया करिए। कॉम्पैक्ट डिस्क जनरली हम लोग जानते हैं 700 से 750 MB तक इसका स्टोरेज होता है। वहीं डीवीडी की बात करें तो डीवीडी को हम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क कह देते हैं, है ना। इसे हम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं। जनरली आइडियल इसका जो स्टोरेज है 4.7 गीगाबाइट का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं, 3.14 MB का होता है, सबसे छोटा डिवाइस होता है फ्लॉपी डिस्क। तो इस प्रकार से हम देखें तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी फाइलों को बोला जा रहा है। तो बड़ी फाइलों को स्पेशली इनमें हम ऑप्शन देखें तो डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के माध्यम से उसके स्टोर किया जा सकता है। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है ना। अल्टा विस्टा एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। चलिए, जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू इन सर्च इंजन है, MSN सर्च इंजन है, उसी प्रकार से अल्टा विस्टा भी एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग, जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है? चलिए बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, है ना। मतलब आप अपनी सूचनाओं को भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसको परचेस किया जाता है, कुछ GB तक फ्री भी मिलता है। जैसे कि बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। ये जनरली 3 प्रकार के कंप्यूटिंग होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जनरली 3 प्रकार होते हैं। एक तो पब्लिक क्लाउड होता है,
जो पब्लिक के लिए ओपन होता है, पब्लिक क्लाउड, और एक होता है प्राइवेट। इसको आप परचेस करना पड़ेगा, प्राइवेट क्लाउड को। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना प्राइवेट क्लाउड रखती है ताकि डेटा को फिजिकल डिवाइस में न रख करके वर्चुअल डिवाइस में रखा जाए। दिस इज टाइप ऑफ वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल मतलब कि ये आपको वर्चुअल स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराता है। आपको फिजिकल किसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तीसरा क्या है? हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड है ना। तो ये जनरली 3 प्रकार होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। एक पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है और हाइब्रिड क्लाउड होता है। बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे गूगल ने अपना क्लाउड बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक क्लाउड होता है। इसी प्रकार से अब बहुत सारी और मोबाइल कंपनी जैसे सैमसंग ने अपना, और वन प्लस ने भी अपना क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के रूप में, क्लाउड के रूप में अपनी जो है इन लोग सेल आउट करते हैं अपने कस्टमर्स को, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित एक कंप्यूटिंग व्यवस्था है जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने के साथ इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है? वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता हो, आंकड़े कहलाएंगे क्या? आंकड़ा नहीं कहलाता, इंफॉर्मेशन भी नहीं कहलाता। इंफॉर्मेशन तो इसी में भी हो सकता है, नॉलेज, अभिलेख भी नहीं होगा। ठीक है, तो वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता हो, इंटेलिजेंस किसमें होगा? इंटेलिजेंस नॉलेज, जिसके पास नॉलेज होगा या नॉलेज में ही इंटेलिजेंस होता है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास इंटेलिजेंस है। और यही नॉलेज के पार्ट क्या है? आंकड़े हैं। नॉलेज के पार्ट ही इंफॉर्मेशन है, नॉलेज के पार्ट ही अभिलेख हैं। तो अल्टीमेटली अगर जो आंसर लिया जाए वो है नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के अंदर ही आंकड़े, सूचना और अभिलेख भी आते हैं। तो इंटेलिजेंस जिसमें होगी उसे हम नॉलेज के आधार पर ले सकते हैं। कंप्यूटर का मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट है। कंप्यूटर का मूर्त घटक या टेंजिबल कंपोनेंट क्या है? अब देखो, मूर्त घटक जो दिखाई देता है, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इन सभी जो डिवाइसेस हैं इनको हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। क्या कहेंगे? हार्डवेयर डिवाइस कहेंगे। तो हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर, मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जिन्हें हम टेंजिबल कंपोनेंट कहते हैं। जनरली इंटेंजिबल कंपोनेंट भी होता है। इंटेंजिबल कंपोनेंट में जनरली सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, बायोस, ये इंटेंजिबल कंपोनेंट है, अमूर्त घटक हैं, जो आप जो है फिजिकल रूप में उसको नहीं छू सकते, लेकिन वो इंटेंजिबल होते हैं। लेकिन मूर्त घटक में क्या है? ये हार्डवेयर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर का टेंजिबल कंपोनेंट कहते हैं। जनरली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अगर हम बात करें, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स 2 प्रकार के होंगे, एक इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो टेंजिबल मूर्त घटक हैं, जितने भी मूर्त घटक हैं, मूर्त घटक में जनरली हार्डवेयर आता है। अमूर्त घटक में क्या है? ये आपके बायोस, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर जनरली आते हैं। ठीक, निम्न में से विषय को अलग करें। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और प्लॉटर। जनरली हम लोग प्रिंटर जब पढ़ते हैं ना, तो इन तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सभी प्रिंटर के ही प्रकार कहे जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। ये प्लॉटर एक बड़े स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस की तरह काम करता है, या फिर जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, या प्रेस होता है, वहां पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं, प्लॉटर का। इस नाम से ये प्रिंटर के ग्रुप से इसको थोड़ा अलग रखा जाता है, इसी नाम से प्रिंटर यहां से अलग हो जाएगा। ठीक, ईमेल में BC शब्द का अर्थ क्या है?
BC शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने होता है कि संदेश अन्य किन किन को भेजा गया है, ठीक है। और ऑप्शन बोल रहा है आपसे कि प्राप्तकर्ता को नहीं पता होता कि यह संदेश किन किन को भेजा गया है, और क्राइस्ट से पहले इसको हम यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसे हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन। BC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन, ठीक। एक होता है BCC, होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। BC मतलब ब्लाइंड कार्बन। तो इसको आप एक व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं और उसका एक कॉपी किसी और को भेजना चाह रहे हैं, तो ब्लाइंड कार्बन का उपयोग हम लोग जनरली करते हैं क्राइस्ट से पहले। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर है। देखो, डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार का इनक्रिप्टिंग सिग्नेचर है, इनक्रिप्ट सिग्नेचर है। इसमें क्या होता है, जनरली डिजिटल हस्ताक्षर में आपके जितने भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपका नाम, गांव, पता, आपके समस्त प्रकार का जनरल जो इंफॉर्मेशन है ना, आपका CV एक प्रकार से कह सकते हैं, इसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट किया जाता है, डेटा के रूप में कलेक्ट किया जाता है, और एक पेन ड्राइव में आपको ये बना के दिया जाता है। पेन ड्राइव में आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बना करके दिया जाएगा। एक डिवाइस होता है छोटा सा पेन ड्राइव, उसमें ये पेन ड्राइव के रूप में आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के दिया जाता है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट टेंडर निकलता है, तो ये टेंडर इसी के थ्रू पास होता है। जनरली आप वो भी टेंडर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो टेंडर अप्लाई करने के लिए आपको एक पेन ड्राइव में डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे मुद्रा का एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप इसको डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी समस्त प्रकार की जो जानकारी है उसको इनक्रिप्ट फॉर्म में रखा जाता है, और कोई भी टेंडर वगैरह ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार से आपका आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाना चाहिए? अब कोई भी वेब पेज ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, उसको हमको क्या है रीओपन करना है, या फिर कुछ साइट जो है ब्लॉकेज टाइप का दिख रहा है या फिर हैंग हो गया है, तो उसको हमको पुनः रीओपन करना है। तो ऐसे कंडीशन में या तो आप F5 प्रेस कर दीजिए, और F5 को ही हम जनरली रिफ्रेश कह देते हैं, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश बटन, या फिर इस प्रकार से ऐसे करके साइन होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है। वर्ड रैप की आवश्यकता क्या है? निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करने के लिए जनरली वर्ड रैप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कही जा रही है। जो सेल बोल्ड सीमा वाला होता है कहलाता है। देखो, हम लोग जनरली MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे थे, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, है ना, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरली हम MS एक्सेल की अगर हम बात करें, तो MS एक्सेल में जो भी सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, रोज एंड कॉलम के रूप में होते हैं ना। तो जो बोल्ड होगा ज्यादा, जिस पर हाईलाइट हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, कर्सर भी ब्लिंक कर रहा होता है, उसे हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? एक्टिव सेल के नाम से जानेंगे। क्लियर? कौन सा कमांड आपको प्रेजेंटेशन से पहले स्लाइड में ले जाता है? तो ऐसा कौन सा कमांड है जो प्रेजेंटेशन के पहले आपको किसी स्लाइड में लेकर जाएगा? तो सबसे पहला वाला स्लाइड, पहले स्लाइड में मतलब फर्स्ट स्लाइड में लेकर के जाएगा। प्रेजेंटेशन आपने प्रारंभ किया और आपको फर्स्ट स्लाइड में जाना है, तो आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो आप पहले स्लाइड में पहुंच जाएंगे। उस
तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी में अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। जनरली एक मेमोरी होता है, मेमोरी के बहुत सारे हमने प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। जनरली मेमोरी जो है दो प्रकार का होता है, तो प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लासेस में, आप लोग देखिएगा। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार का होता है, एक वोलाटाइल प्रकार का मेमोरी होता है और एक नॉन वोलाटाइल का प्रकार का मेमोरी होता है। स्थायी मेमोरी एंड नॉन स्थायी मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जो अस्थायी मेमोरी है, खास करके वोलाटाइल प्रकार का मेमोरी है, वोलाटाइल प्रकार के मेमोरी में रैम आता है और इन दोनों के बीच में एक और कड़ी के रूप में काम करता है मेमोरी, जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल में जनरली रोम इत्यादि आते हैं, रोम के पूरे प्रकार आते हैं। तो ये जो कैशे मेमोरी होता है, कैशे मेमोरी बहुत ही इनक्रिप्ट फॉर्म में, बिट मैप के रूप में या इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जिस कैशे मेमोरी जिसमें अधिक होगा, 1 MB 2 MB 3 MB का एक कैशे मेमोरी लगा होता है, यही अगर फुल हो जाए तो सिस्टम हैंग करने लगता है। और कैशे मेमोरी अगर बहुत अच्छा है, पावरफुल है, तो जिसमें कैशे मेमोरी अच्छा लगा हुआ है उसका सिस्टम का स्पीड भी काफ़ी बूस्टअप होता है ना। तो कैशे मेमोरी तेज गति मेमोरी का नाम है। रजिस्टर से ज़्यादा तेज गति किसी का नहीं होता मेमोरी के संदर्भ में। लेकिन अगर हम यहाँ सेकेंडरी, बबल और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इन सब में तेज गति वाला मेमोरी का नाम, अस्थायी मेमोरी का नाम क्या होता है? कैशे मेमोरी होता है, ठीक। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है? अब जैसे यहाँ पर एक विंडो चल रहा है, इस विंडो को अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? मिनिमाइज, 3 प्रकार का बटन होता है, इस प्रकार के मिनिमाइज होता है और एक इस प्रकार का बटन होता है, इसको हम मैक्सिमाइज कहते हैं, और एक क्लोज वाला बटन होता है जिसको हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज, और ये क्लोज बटन होता है, ठीक। इस प्रकार से ये होता है, ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है और क्लोज बटन। क्लोज बटन बताएंगे पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है, विंडो चल रहा है, वो हट जाएगा। मैक्सिमाइज में अगर छोटे साइज में है तो पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है, डिफॉल्ट मोड में। और ये माइनस वाला क्लिक करते हैं तो कोई प्रोग्राम चल रहा है वो नीचे टास्क बार में आ जाता है ना, और पूरा स्क्रीन हमको अन्य ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मिनिमाइज विंडो को हम एक आइकन को, विंडो को हटाने के लिए जनरली उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? पहला ऑप्शन इसमें सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? एक दूसरे से बात करने के लिए किया जाता है, लाइव चैटिंग के लिए, लाइव बातचीत करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए तो होता ही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। YouTube क्या है? YouTube एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है ना, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं? वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपस में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके थ्रू आजकल हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो 2005 में पेपाल कंपनी के 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? जनरली चार्ड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम। इन्होंने सबसे पहले इसको वीडियो शेयरिंग डिवाइस के रूप में, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में इसको बनाया था। तो 2005 में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में इसको बनाया था। इसका हेडक्वार्टर जनरली हम देखें कैलिफोर्निया US में है। यूट्यूब को हम जनरली वीडियो अपलोड करने, डाउनलोड करने, वीडियो शेयरिंग करने, वीडियो शेयरिंग के माध्यम से, जैसे लाइव क्लास वगैरह हो गया, लाइव चैटिंग हो गया, इन सब के माध्यम से भी इसका उपयोग हम लोग आजकल करने लग गए हैं। और YouTube से वीडियो डाउनलोड करके इसको रियल प्लेयर या कोई भी वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर की मदद से हम देख सकते हैं। तो YouTube एक प्रकार का क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है।
जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल क्या है? जंक ईमेल को स्पैम के रूप में हम जनरली पुकारते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? हम स्पैम के रूप में जानते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है, इसे एक और नाम दिया गया है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। ठीक है, तो दो प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। जंक ईमेल क्या है? तो जंक ईमेल को ही स्पैम कहा जाता है, इसे ही अनसॉलिसिटेड ईमेल के नाम से जाना जाता है। जो अवांछित ईमेल है, जो हम नहीं चाहते ऐसा भी ईमेल अगर हमको प्राप्त होता है तो इसे ही हम स्पैम के रूप में जानते हैं। स्पैम भेजने वाला ईमेल एड्रेस विभिन्न सोर्स से ईमेल प्राप्त करता है। ईमेल स्पैम सभी स्पैम की तुलना में अधिक मात्रा में हमारे पास आते हैं। जो अवांछित होते हैं, हमारे काम के सभी नहीं होते हैं। ठीक, डाटा के संचालन के समय माध्यम से उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या कहलाती है? अब देखो, जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यहां पर डेटा ट्रांसमिशन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? हम एक सर्वर होगा हमारे पास, इस सर्वर से कनेक्ट होंगे हम, है ना। सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट होंगे। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। और यहां पर हम इंफॉर्मेशंस को, क्या इंफॉर्मेशंस को, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, ये जो है पिक्चर्स के रूप में हो सकता है, ठीक, ये जो है वीडियो के रूप में हो सकता है, या ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है, वीडियो या ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है इंफॉर्मेशन। तो इन इंफॉर्मेशंस को हम अपलोड करते हैं, इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। डाउनलोड, अपलोड करना मतलब इस सर्वर में जब भी आप इंफॉर्मेशन को डालते हैं तो वो अपलोड करना कहलाता है। और इस सर्वर से इंफॉर्मेशन को जब आप प्राप्त करते हैं तो डाउनलोड कहलाता है। लेकिन डाउनलोड में आप उसको स्टोर करके अपने डिवाइस में रख सकते हैं, लेकिन इस बीच में जब भी आप उसको केवल देख रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब में हम केवल देख रहे होते हैं सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन को, वो स्ट्रीमिंग कहलाता है। स्ट्रीमिंग, तो तीन शब्द आपको ध्यान में रखना है, अपलोड, डाउनलोड और स्ट्रीमिंग। जब केवल हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं तो स्ट्रीमिंग कहलाएगा। जब वीडियो को हम सर्वर में डालते हैं तो वो अपलोड कहलाता है। वीडियो को सर्वर से हम प्राप्त करके स्टोर करके रखते हैं तो वो डाउनलोड कहलाता है। और इस सभी प्रक्रिया में जो बैंडविड्थ होती है, खास करके जैसे कि हम कहते हैं ना, केबीपीएस कह देते हैं, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस कहते हैं हम, मेगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड, इतना स्पीड से चल रहा है तो इसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बैंडविड्थ में बहुत सारे जो है आवृत्तियों को ध्यान में रख करके मेगाहर्ट्ज के रूप में 800 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज, अभी जैसे 5G की बात करें 2400 से अधिक मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियों पर यह काम करती है। तो इस प्रकार से बैंडविड्थ के माध्यम से, आवृत्तियों के माध्यम से हम डेटा का संचालन सर्वर के थ्रू कर पाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा बटन उपयोग हम करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू करना है आपको तो आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर दीजिए तो आपको प्रिंट प्रीव्यू बटन आ जाएगा, है ना, या ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू अगर लाना है आपको तो क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप हमारे IAS ट्यूटोरियल के वेबसाइट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको www.iastutorial.in प्रेस करना है या लॉगिन करना है। इसमें जाकर के आप कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप लॉगिन करके हमारे सभी कोर्सेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अन्य जानकारी भी आपको इस वेबसाइट के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जैसे कि
या यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको सर्च करना है IAS ट्यूटोरियल बिलासपुर, आप हमसे इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये वेबसाइट आप लोग जरूर विजिट करिए और हमारा एप्लीकेशन IAS ट्यूटोरियल जा करके आप लोग डाउनलोड कर लें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।